आइए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और सीधे चलते हैं नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और शंकर समाधान के लिए निवेदन करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संदान सागर जी महाराज की। महाराज जी बुला रहे हैं नीचे वाली नाम बस। चलते हैं गुरु चरणों में। आज का ये शंकर समाधान का सत्र अपन नमोस्तु पूर्वक प्रारंभ करते हैं और आज प्रथम प्रश्न के लिए अपने बीच में फिरोजाबाद से सोनू जी जैन यहाँ पर उपस्थित है। गुणायतन ट्रस्टी अपने साथियों के साथ में एक बार जोरदार तालियों से उसका स्वागत करें उनका, और पूरे लोग एक साथ आ जाएं जो फिरोजाबाद से गुरु चरणों में आए हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में मैं चाहूंगा आज जो गुरुवर ने भोपाल में एक पौधा लगाया श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम, उसके सभी कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। अध्यक्ष मंत्री जी के नेतृत्व में तैयार रहेंगे। पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में शत शत नमन अर्पित करते हुए गुरुदेव सत्संग के श्री चरणों में शत शत नमन अर्पित करते हुए गुरुदेव आपकी देशना के माध्यम से हमने कई बार ये जाना है कि हमें आपकी देशना के माध्यम से हमने कई बार ये जाना है कि दान हमें बोल करके तत्काल दे देना चाहिए और तत्काल नहीं दे पाए तो समयावधि के अंदर दे देना चाहिए, जो कि समयावधि तय हुई हो। गुरुदेव इसी के संबंध में एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूँ कि कई बार हम देखते हैं कि दान तो हम तत्काल दे देते हैं, जो समयावधि होती है उसके अनुसार भी दे देते हैं, लेकिन दान लेने वाले जो भी कार्यकर्ता ट्रस्टी न्यासी अथवा जो भी पदाधिकारी गण रहते हैं, वो जिस अपेक्षा से हमसे लेते हैं या जिस कार्य को करने के लिए लेते हैं, यदि उस कार्य में व्यवधान आता है, यदि वो कार्य पूरा नहीं कर पाते और ऐसा अनुबंध भी हमसे करा लिया जाता है कि ठीक है हम दान इतने समय में दे देंगे, लेकिन क्या उनकी तरफ से कोई ऐसा अनुबंध या ऐसा अनुबंध होता है जो वो उस तरह से वो कर सके? देखिए, दान एक बड़ा उत्कृष्ट कर्म है और जहाँ उपयोगिता हो वहाँ दान देने में संकोच नहीं करना चाहिए। पहली कोशिश तुरंत दान की होनी चाहिए। कदाचित ऐसा ना हो तो प्रत्येक दातार को अपनी स्थिति के अनुसार आयोजकों को ऐसा सुनिश्चित कर देना चाहिए कि मेरी आज जैसी स्थिति रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इस समयावधि में अपनी दान राशि दूंगा, और उसे चाहिए कि वो दान राशि उस समयावधि में दे दे। ये तो एक तरफ की बात है। लेकिन जहाँ दान दिया जा रहा है उनकी तरफ से भी ये बात उद्घोषित होनी चाहिए कि हम आपसे जिस कार्य के लिए दान ले रहे हैं, हम आपका द्रव्य उसी कार्य में लगाएंगे। फिर दानदातार को देखना चाहिए कि यदि हम किसी योजना विशेष के लिए दान दे रहे हैं और वहाँ उसके अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है तो अपनी राशि रोक लेना चाहिए। कई जगह ऐसा हुआ कि लोगों ने पैसे बोल दिए लेकिन वहाँ काम ही शुरू नहीं हुआ, तो उनको चाहिए कि आयोजकों से संपर्क करें और उनसे कहे कि हमने अमुक अमुक तिथि में अमुक अमुक मद में इस योजना के तहत हमने इतनी दान राशि घोषित की थी, लेकिन अभी तक आपके किसी भी कार्य की प्रगति नहीं दिख पा रही है। कृपया आप बताएं कि आपके इस योजना की पूर्ति होगी, आप इसका क्रियान्वयन करोगे भी या नहीं। हमें इतने दिनों तक आप इसकी जानकारी दें, अन्यथा हम ये राशि अन्यत्र भेज सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास कोई जवाब ना आए तो एक दूसरा पत्र और भेजें और पत्र का डिटेल अपने पास रखें, उसकी कॉपी रखें कि हमने आपको पत्र दिया, आज पुनः पत्र दे रहे, अब तक आपने हमें कोई इसकी जानकारी नहीं दी। लगता है कि अभी आपकी योजना के क्रियान्वयन में
कोई कठिनाई है या विलंब है, अतः हमें क्षमा करें। हम अपनी घोषित दान राशि अब दूसरी जगह उपयोग में ले रहे हैं। आपकी योजना जब क्रियान्वित होगी तो आप हमें सूचित कीजिएगा। यदि उस समय हमारी अनुकूलता होगी तो हम विचार करेंगे, अन्यथा हमें क्षमा करें। तो आपको कोई दुविधा नहीं। कई जगह है बड़ी बड़ी योजनाएं बन जाती। कल ही एक सज्जन ने मुझसे कहा कि महाराज जी, हमने एक जगह मंदिर बनाने का संकल्प लिया, 5 साल हो गए, ईंट नहीं रखी, क्या करें? मैंने उनको यही सुझाव दिया। एक जगह तो आया कि मैंने पूरे पैसे दे दिए, वहां ईंट नहीं रखी, महाराज हम क्या करें? तो कमेटी के लोगों की जिम्मेदारी कि समाज से आपने जो पैसा लिया है आप उस पैसे की चुकता करिए, उसका आप सही उपयोग कीजिए, नहीं तो महापाप के भागी होंगे। झूठ बोल करके पैसा लोगे, कहाँ जाओगे? जिस मद में आपने पैसा लिया है आपको उसी मद में पैसा लगाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। बहुत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुणायतन द्वारा संकल्प श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम भोपाल के सभी यह पूरे पदाधिकारीगण एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। अध्यक्ष जी ने सबके नाम नहीं बोल रहा हूँ, बोल दिए। आप लोग तालियों में कंजूसी करें और वे अपनी बात, अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं उनके साथ। और इन्हीं के साथ में एम्स के डायरेक्टर श्री संदेश जी जैन, जो गुरुकुलम टीम के भी स्तंभ है, पुरोधार हैं, वे भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और साथ में हो जाएंगे संदेश भैया जी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन और मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमन। गुरुदेव, आज पूरी गुरुकुलम टीम जो कि पूरे आशीर्वाद से और पूरी ऊर्जा के साथ आपके आशीर्वाद को स्थानांतरित करने में लगी। गुरुदेव, पूरी टीम आज हमारे साथ खड़ी है और हम चाहते हैं गुरुदेव पूरी टीम को आप एक बार पुनः हर बार आशीर्वाद देते हैं, आज मन भर के, और आज खूब उससे आप आशीर्वाद दिए नए साल में, नए जोश के साथ और जबलपुर नगरी में। तो गुरुदेव, पुरा नमोस्तु वंदन। इस खुशी और इस सफलता के साथ कि हमने 1 वर्ष पूरा किया है, आगे के लिए मैं गुरुदेव माइक रचना दीदी को दे रहा हूँ, वो बात करेंगे। गुरुवर, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुवर, आपके द्वारा स्थापित श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का प्रथम वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। गुरुवर, शिक्षा के साथ साथ हमारे बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट चल रहा है। 100% स्कॉलरशिप में उनका स्कूल, हॉस्टल और कोचिंग ये सब तो चल ही रहा है। धर्म की शिक्षा भी और एक डिसिप्लिन रूटीन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। गुरुवर, धर्म की शिक्षा के साथ गुरुवर, हमारे बच्चों ने इस वर्ष म्यूजिक, स्पोर्ट्स, योगा, साइंस एग्जीबिशन, कराटे और पेंटिंग के इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में भोपाल और एमपी लेवल तक प्राइज जीते हैं। ये मैं आपके नॉलेज में डालना चाहूंगी। गुरुवर, मॉर्निंग के अभिषेक से लेकर इवनिंग की धर्म की क्लास तक उनका डिसिप्लिन निरंतर इम्प्रूव हो रहा है। गुरुवर, इस वर्ष क्लास 6 के लिए हमने एडमिशन्स ओपन कर दिए हैं, जिसके फॉर्म्स हमारे प्लेटफॉर्म पर हैं। गुरुवर, क्लास 7 और 8 भी आपकी कृपा से कुछ सीमित सीटों के लिए हमने आवेदन आज से आमंत्रित करने शुरू किए हैं। गुरुवर, चयन की प्रक्रिया बहुत ही ट्रांसपेरेंट और नेशनल लेवल की है गुरुवर, जिसमें बच्चों का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसके बाद बच्चों का इंटरव्यू, पेरेंट्स का इंटरव्यू, और आपने एक बहुत ही अच्छी बात सुझाई है गुरुवर कि 13, 14, 15, 16 फरवरी को जब बच्चे भोपाल आएंगे तो फेस टू फेस इंटरव्यू के पहले हम उन्हें एक पर्टिकुलर टॉपिक में सुबह पढ़ाएंगे। उसका वो क्या उत्तर दे पाते हैं शाम को, तो इससे एकदम सही तरीके से उनका चयन होगा और अगले दिन उनके पेरेंट्स के और उनके दोनों के इंटरव्यू होंगे। तो नेशनल लेवल से हम इनवाइट कर रहे हैं एप्लीकेशंस, और गुरुवर इतना उत्साह है कि हमारे गुरुवर का जो हमारा गुरुकुलम का लैंडलाइन फोन है, सुबह जो बजना चालू होता है तो शाम तक उस पे फोन आते हैं गुरुवर, और सब बहुत उत्साहित हैं और यही आग्रह करते हैं कि 30 सीटें बहुत कम हैं, परंतु तो इससे उत्साह हमें गुरुवर देखने को मिलता है। आपका बहुत 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 आशीर्वाद रहा है इस पूरे साल में गुरुवर। हमारे जितने भी यहाँ पे भैया लोग खड़े हैं, सबने इतना कोऑपरेशन, सपोर्ट, पर्सनल टाइम, अटेंशन
और ऐसे गुरुकुल को मैनेज करने का प्रयास किया है जैसे बिल्कुल अपने घर की कोई चीज़ हो। गुरुवर, ये सिर्फ आपके आशीर्वाद से संभव हुआ है। और मैं चाहूँगी सभी लोग, हमारी पूरी टीम, हमारे जो लीडर हैं विनीत भैया, सभी लोग, अनुभव भैया, और समय समय पर हमें सही और गलत का, कहीं हम गलत भी जा रहे हैं तो संदेश भैया, सभी लोगों का, और भंडारी जी को जो आपने अधिष्ठाता के रूप में स्थापित किया है गुरुवर, उससे बहुत हमारे गुरुकुल में पहले ही साल में अमूलचूल परिवर्तन डे 1 से अभी तक में आया है। तो बहुत बहुत गुरुवर आपकी कृपा रही है। इसी संदर्भ में गुरुवर, मैं विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भोपाल का भी आपके द्वारा जो स्टार्ट किया गया एक प्रोग्राम है उसका अपडेट देना चाहूँगी। गुरुवर, हम लोगों ने एक प्रोग्राम वहाँ स्टार्ट किया है बीकॉम और एमबीए का, जिसमें हमारे जो जैन छात्र हैं उनको अच्छा जॉब और स्वयं का व्यवसाय शुरू करने की ट्रेनिंग अच्छी मिल पाए। इस प्रोग्राम में गुरुवर 100% जॉब अश्योरेंस प्रोग्राम है ये। 3 साल का उनको सीए के ऑफिस में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, डेली सेबी की ट्रेनिंग और सैटरडे को पर्सनालिटी की ट्रेनिंग चल रही है गुरुवर। और सबसे अच्छी बात है कि कोर्स की जो फीस है वो 100% कैशबैक है, जो उनको ट्रेनिंग में स्टाइपेंड मिल रहा है। और गुरुवर, आपकी कृपा से पहले ही वर्ष में कल ही एक बच्ची का चयन हुआ है कैंपस इंटरव्यू में, अरु जैन, 7.5 लाख के पैकेज पर। ये गुरुवर सिर्फ आपकी दूरदर्शिता है कि हमारे जैन बच्चों के लिए ऐसा प्रोग्राम चलाया जाए। गुरुवर, आपने अभी जस्ट हम लोग बैठे थे तो एक बात कही थी कि सक्रिय रहेंगे तो ही वैलिड रहेंगे। तो अब हम सभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सक्रिय रहें, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। मैं चाहूँगा एक बार इस टीम का जोरदार अभिनंदन कर दें। बंधुओं, मैंने अच्छे से अनुभव किया है कि मंदिर बनाना बहुत सरल है, लेकिन गुरुकुल चलाना बहुत कठिन है। लेकिन ये लोग इसलिए प्रशंसनीय हैं क्योंकि ये लोग कठिन काम को भी सरल कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। आपने जो अगले साल की प्रवेश की नीति बनाई है बहुत अच्छी है, उसे पारदर्शिता पूर्वक पूरा करें। मैं सभी बच्चों को भी आशीर्वाद देता हूँ और उनके अभिभावकों से कहता हूँ वो निश्चिंत रहे। और आने वाले दिनों में जिन बच्चों का चयन होगा वे भी निश्चित रूप से भाग्यशाली होंगे। जो वहाँ चुना जाएगा वो आइकॉन बन करके ही बाहर आएगा, आप ऐसा भरोसा रखिए। आपने कहा कि 30 ही बच्चे हैं, थोड़े दिन प्रतीक्षा कीजिए। जब गुरुकुलम पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो संख्या भी बढ़ जाएगी। ये आज आप लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी बहन जी ने दी कि 5-7 सीटें 7वीं और 8वीं में मिल सकती है। तो इनका कहना उसे भी हम ट्रांसपेरेंट तरीके से ही लें। तो जो 7वीं और 8वीं कक्षा में अपना प्रवेश चाहते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, मैं किसी की पैरवी नहीं करता, न इन लोगों के पास किसी की पैरवी चलती है। वहाँ जो भी होगा वो प्रक्रिया के तहत होगा, कोई किसी की पैरवी नहीं। और इन सब से कह रखा है पैरवी होनी नहीं, पैरवी सुननी नहीं। आप अच्छे से बच्चों को अपनी प्रतिभा के बल पर वहाँ प्रवेश दीजिए और वही वहाँ पारदर्शिता के साथ लागू होगा। इनने अपनी सारी नीतियाँ आप सब तक पहुँचा दी है, आप उसी के तहत जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके अंग बन करके कार्य करें। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। संदेश भैया अपनी बात कर रहे हैं। इसके बाद और उसके बाद में आज अपने बीच में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह जी पटेल के भ्राता सरदार सिंह जी पटेल। नमस्ते गुरुवर, गुरुकुलम के अलावा आपको एम्स भोपाल को भी आशीर्वाद देने की जरूरत है। और मैं, जैसे आपसे चर्चा हुई है, एम्स भोपाल में एक भावना योग पर भी राष्ट्रीय एक रिसर्च स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जल्दी उसके रिजल्ट भी सामने आएंगे लोगों के, तो उसके लिए भी आशीर्वाद चाहिए। सवाल है? देखिए, मैं चाहूँगा एक बार संदेश भाई का जोरदार अभिनंदन करें। आप 2 कारणों से अभिनंदन करें। एक तो आपके शहर का जमाई है, आपके शहर का जमाई है, जमाई का स्वागत नहीं करोगे क्या? जोरदार करो। और दूसरा, एक ऐसा अधिकारी है जो समाज के लिए पूरी तरह समर्पित, छोटी उम्र में बड़ी ऊंचाई को पाने वाला। आज ये पहला कोई एसीपी लेवल का अधिकारी एम्स का डिप्टी डायरेक्टर बना है, भारत के इतिहास में पहली बार।
और अभी ये एम्स भोपाल के डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पर पूरा अपना दायित्व निभा रहे हैं। और जब से इनने एम्स को संभाला है, एम्स का काया पलट कर दिया है। ऐसे व्यक्ति का जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। समाज का कोई भी व्यक्ति, किसी भी वर्ग का अगर परेशान आता है, इन तक मैसेज पहुंचते ही उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाती है। और ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। ये एम्स के डायरेक्टर के साथ मेरे पास आए थे और इन्होंने एम्स में भावना योग पर रिसर्च की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है और बहुत जल्दी भावना योग के शोधात्मक परिणाम हम सबके बीच आएंगे, जो हम सबके लिए बहुत उपयोगी होंगे। इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। चूँकि इनकी लंबी यात्रा है, इसलिए यहीं से आशीर्वाद। हाँ गुरुवर, और एम्स को अभी कायाकल्प में वो पूरे इंडिया में फर्स्ट प्राइज मिला है। वाह, ये और बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत। एम्स भोपाल को बहुत बढ़िया। इसका पूरा श्रेय उसके कर्ता धर्ता संदेश जी को जाता है। बहुत बढ़िया। अपने बीच में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जी पटेल के भ्राता सरदार सिंह जी पटेल जोरदार तालियों के साथ उनको भी मंच पर यहाँ पर सामने लाए। और मैं चाहूंगा यहाँ की कमेटी वहीं पर उनका स्वागत अभिनंदन कर देगी। रायसेठ चंद्र कुमार जी, मनोज जी जैन अध्यक्ष वहीं पहुंच जाए और उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे सेजल तन्वी मोनू अंकित जैन भोपाल पूरी साथियों के साथ में। माइक पहुंचाए सरदार सिंह जी पटेल तक, थोड़ा शीघ्रता करें। गुरु जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज यहाँ शंका समाधान हो रहा है। महाराज जी से मेरा पहला आज मिलना हो रहा है। मैं अभी दिल्ली से सीधे फ्लाइट से भी चल के आया हूँ, तो मैंने सोचा कि पहले क्यों ना महाराज जी से यहाँ मिल के गोटेगांव जाऊँ। तो अभी मैं यहाँ से गोटेगांव जाऊँगा। एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ कि आजकल पानी को लेके, पानी की शुद्धता को लेके भी काफ़ी बातें होती हैं। तो जैन समाज में जो पानी है वो कुएं का पानी यूज़ होता है और उसको सोला का पानी कहते हैं। तो कई बीचे हमने देखा है, विद्यासागर जी महाराज और भी जो मुनि महाराज जियों की इसकी वजह से जॉइंटिस हो गया था और काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई है। तो महाराज जी आज के समय में जब सब लोग शुद्ध आरओ का पानी पीते हैं, तो जैन समाज में अभी वही पुरानी जो प्रथा चली आ रही है छान के पानी पीने की, जिसमें बैक्टीरिया तो शायद नहीं मरता है, बस फिल्टर हो जाते हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जैन समाज को, खासकर महाराज जी को, इसमें कुछ अब इसके बारे में कुछ गाइडलाइन देनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। पहले तो मैं चाहूँगा इनका एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें। इन्होंने जैन साधुओं की चर्या को निकटता से देखा है और गोटे गांव के निवासी होने के कारण ये आधे जैनी तो ऐसे ही हो गए। आपने जो बात कही है उस संदर्भ में कुछ बातें विशेष ध्यान देने के योग्य है। जैन परंपरा के अनुसार जल में भी जीवन है और जीवन रक्षा हमारा मूल व्रत है। हम अपने प्राणों के मूल्य पर भी अपने व्रतों को खंडित नहीं कर सकते। जैन परंपरा में इसीलिए कुएं के जल की परिपाटी है या बोरिंग के भी जल की ऐसी स्थिति में जब उसमें बिन छानी वापस डाली जा सके। शास्त्रों में कहा गया है शुचि भूमिगतम तो है, भूमिगत जल पवित्र होता है। ये बात सच है कि बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से पानी विकृत हो रहा है, आर्सेनिक हो रहा है। लेकिन पानी छानने के बाद
जैन साधु उबले पानी का सेवन करते हैं। तो उबले पानी के सेवन करने से उसकी प्रासुकता अपने आप बन जाती है, अतः ऐसी कोई बीमारियां नहीं होती। आपने जिस आरओ के पानी के सेवन की बात की है, रिसर्च बता रहे हैं कि आरओ के पानी से कैंसर हो रहा है, उससे पानी के मिनरल्स खत्म हो रहे हैं। मेरे पास टाटा मेमोरियल मुंबई के डॉक्टर ने, कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर पीएन जैन ने एक क्लिप भेजी थी, वीडियो क्लिप। उसमें पूरी चेतावनी दी गई थी कि आरओ के पानी का सेवन बंद किया जाए। इसलिए आरओ का पानी तो पीना ही बहुत बड़ा दोष है, खतरा है। हमें इसकी जगह क्या करना चाहिए? एक बहुत शुद्ध व्यवस्था है जो हर व्यक्ति को अपने घर में लागू करना चाहिए, वह है वर्षा जल के संग्रहण का। वो अमृत है। बरसात के जल को आप संग्रहित कीजिए, यह अमृत कुंड है। 50 साल भी वो पानी खराब नहीं होगा, डिस्टिल्ड वाटर है, एकदम प्रासुक पानी। और अब बहुत सारे लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया, और यदि ये शासन के स्तर से, सरकार के स्तर से प्रोत्साहित किया जाने लगा है तो पेयजल की समस्या खत्म हो जाएगी। हर व्यक्ति को अपने घर की छत का पानी बहाने की जगह एक टैंक बना के, टाका बनाकर उसमें स्टोर करना चाहिए। उसकी बड़ी सहज प्रक्रिया है। राजस्थान में लाडनू, सुजानगढ़ और नागौर जैसे जिले में जहां खारा पानी, सैकड़ों वर्षों से टाके की प्रणाली चल रही है, वहां जमीन के अंदर, क्योंकि वहां का वाटर लेवल बहुत डाउन है, 30-30, 40-40 फुट गहरा कुआं बनाया जाता है, जिसको टाका बोलते हैं। और बरसात होने पर पहले दूसरे बरसात के पानी को बहा देते हैं, छत को साफ करते हैं। तीसरी चौथी बारिश से जितना पानी आता है सीधे उनके गड्ढे में रहता है और उस टाके में रहता है। ठंड में पानी गर्म होता है और गर्मी में पानी ठंडा हो जाता है, और पूरे साल उनका पेयजल का काम उसी से होता है, लोग उसी को पीते हैं। अब उसका दूसरा भी डेवलपमेंट हुआ, चूंकि इधर लोग अंडरग्राउंड बना नहीं सकते, छत पर बना लीजिए। आप छत पर एक छोटा सा शेड बना लीजिए, शेड के नीचे अपना टंकी बना दीजिए। टंकी आप सीमेंटेड भी रख सकते हैं, या आजकल जो सिंटेक्स वगैरह की टैंक्स आते हैं 5 लेयर की, उसको रख लीजिए। और बहुत अच्छा है कि आप मेटल का, जिसमें इंसुलेशन किया हो, दूध वाली टंकी होती है ना, वैसी टंकी बना लीजिए SS का। और उस टंकी को 5000 लीटर की एक टंकी आप रख लीजिए, तो 6 आदमी के परिवार के लिए साल भर का पानी हो जाएगा। उसमें आपने 400 स्क्वायर फुट का एक टीन सेट डाला, सेट के नीचे आप अपने टाके को, टंकी को रखिए, और उसमें एक पूरा का पूरा पाइप लगाकर, पनाल लगाकर, उसको एक टी के माध्यम से बॉल्ब लगा दीजिए, और टैंक में एक सिरा उसका रख दीजिए, एक सिरा थ्रू कर दीजिए। जब बरसात हो उससे पहले पूरे टाके को साफ कर ले, टाके को भी साफ कर ले, और टीन छत को भी एक आदमी जाकर साफ कर ले। पहले दूसरे पानी में बहुत सारा रसायन होता है, इसलिए उसका उपयोग न करें। तीसरी बरसात का जो पानी आए, आप अपने 10-15 मिनट पानी बह जाने के बाद जब एकदम चांदी जैसा साफ पानी हो, अपने बल्ब को खोल दीजिए और अपने टाके में स्टोर कर लीजिए। 2 घंटे की तेज बारिश में 5000 फुट का पानी भर जाएगा, 5000 लीटर का पानी भर जाएगा। उस टाके का कनेक्शन सीधे आप अपने रसोई में ले आइए। रसोई में ला करके आप, चूंकि हम लोग पानी छानते हैं, इस पानी को छानना जरूरी नहीं, लेकिन परंपरा का निर्वाह करना, उस पानी को छानिए। बिन छानी आप अपने घर में एक जार रखिए, उस जार में भर लीजिए और छने पानी का पूरा उपयोग कीजिए। जब बिन छानी ज़्यादा हो जाए तो उसको फिर से छान लीजिए और उससे फल सब्जियां धोने के काम में ले लीजिए। फिर भी जो बिन छानी बचे उसको रखिए, ऐसी बार बार उपयोग करते रहिए। जिस दिन बारिश हो उसको बहा दीजिए, आपका काम पूरा हो गया। ये प्रक्रिया आप लोग अपना लीजिए, घर घर में होना चाहिए। आज से ही शुरू कीजिए, इस बारिश में जून तक आप तैयार कर लीजिए। जो लोग सीमेंटेड टैंक बनाएं,
वो डबल वाल की बनाएं और बीच में थर्माकोल लगाएं ताकि पानी गर्म ना हो। और सीमेंटेड टैंक बनाने वाले को चालू करने के पहले 2 महीने पहले 1 महीना आप उसमें पानी भर के रखिए, जो आपका जनरल बोरिंग का पानी है। 1 महीना पानी भरने से सीमेंट की पूरी भस उसमें आ जाएगी। फिर उस पानी को आप यूज कर लीजिए। उसके बाद टैंक को 1 महीना खाली रखिए, फिर बरसात का पानी भरिए। नहीं तो पहली बार में भर लोगे तो आपके पानी में कीड़े पड़ सकते हैं। और अगर आप मेटल का या सिंटेक्स का रखते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग 10-10 साल से इसका उपयोग कर रहे हैं, कोई कठिनाई नहीं है। इसमें मिट्टी का कण जाएगा तो कीड़े आएंगे, नहीं तो नहीं। और अपने शरीर के मिनरल्स के लिए उसमें 1 किलो का चूना पत्थर रख दीजिए, एक पत्थर रख दीजिए, वो उसमें घुलता रहेगा, मिनरल भी आपको पूर्ति हो जाएगी। अलग से कैल्शियम की टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना प्रासुक है और इतना अच्छा सॉल्यूशन है। उससे आपकी दाल तुरंत सीझेगी, चावल ऐसा खिलेगा, और कभी बाल धोगे तो ऐसा लगेगा जैसे शैम्पू से नहाए। अब भगवान को अभिषेक करोगे तो एक दाग नहीं आएगा। आप खुद अपना आहार बनाओ, साधु संतों को आहार दो। आज के समय में पानी बहुत आर्सेनिक हो रहा है, जहरीला है। केवल प्रकृति ही हमारा संरक्षण कर सकती है। इसलिए प्रकृति से प्राप्त इस वर्षा के जल का संग्रहण करना शुरू कीजिए। आप शुद्ध खाइए, औरों को शुद्ध खिलाइए। साथ ही चूंकि प्रसंग छेड़ा है, रसायन मुक्त भोजन, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब के प्रयोग से रहित भोजन होना चाहिए। आप सबको ये जानकारी दे दूं, हमारे संघ में सब और से ऑर्गेनिक भोजन होता है। जो भी चौका लगा रहे हैं, आप अगर शुद्धि बोल रहे हैं तो आपको इसका ध्यान रखना है। जो ऑर्गेनिक खाद्य सामग्री वही दीजिए। आपके पास पहले तो अब महाराज लोग बुलवाते कि नहीं बुलवाते पता नहीं, बुलवा लिया करो शुद्धि में कि आपकी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हमारा भोजन रसायन रहित है। बोलो जिसमें जहर मिला हो शुद्ध है क्या? तो सब चौके में आप शुद्ध खाइए, साधु को शुद्ध खिलाइए। आप स्वस्थ रहेंगे तभी साधु समाज स्वस्थ रहेगा। तो ये सब चौके वाले को बता दीजिए, व्यवस्था बना दीजिए। मुझे जानकारी मिली यहाँ एक स्टोर है जहाँ सब चीज़ें ऑर्गेनिक मिलती है। वो जानकारी आप लोगों को अपने माध्यमों से दे दीजिए। जो लोग ला भी रहे हैं अभी मालूम पड़ जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और बिना ऑर्गेनिक कोई चीज़ मत दीजिए, आप कुछ मत कीजिए, पानी रोटी खिला दीजिएगा, हम लोग को पेट भर जाएगा। लेकिन जहर मत खाइए ना खिलाइए। इस चीज का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। समझ गए? हमारे संघ में पूरी व्यवस्था है और सब चीजें सुलभ होती है। चूंकि आपने प्रसंग किया है और यह जनहित का सवाल है, इसलिए मैं एक संदेश और देता हूं। आप अपने घर की छत पर मात्र 400 स्क्वायर फुट की छत पर अपना किचन गार्डन बनाकर जरूरत की सारी सब्जियां उगा सकते हैं। उसके लोग ट्रेनिंग करने वाले लोग भी थे। एक सुशील अजमेरा है इंदौर के, वो ट्रेनिंग देते हैं। वो आपका पूरा सेटअप कर देंगे। 420 बाई 20 की जगह है ना, थोड़ी आपको मेहनत करनी होगी, जहर खाने से बचेंगे। आप देखिए नालों के किनारे कैसी सब्जियां उगती है जो पूरे जबलपुर में सप्लाई होती है, और खेतों से क्या उग करके आता है। आप क्या खा रहे हैं, जो फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, वो सब जहरीले हैं। माँ के दूध में डीटीटी की मात्रा आने लगी। मैं किसान भाइयों से कहूँगा ऑर्गेनिक खेती शुरू करें, उसे बढ़ावा दे। पूरी जमीन को एक साथ नहीं कर सकते, हर साल अपनी भूमि का 20% काम में ले। 3 साल में आपकी जमीन लाइन पे आ जाएगी और धीरे धीरे इसे बढ़ावा दे। सरकार भी इसे प्रोत्साहित कर रही है। तो यहाँ बैठी सभी गृहिणियों से मैं कहना चाहता हूँ, इस पर बहुत जागरूक रहिए, प्रमाद छोड़िए। आप घर में अगर अपना किचन गार्डन बनाओगे तो रिसर्च बोलते हैं जो गार्डनिंग करता है उसका गुस्सा कम हो जाता है। ये फायदा है। आपका भावनात्मक स्वास्थ्य सुधरेगा, आपका शारीरिक स्वास्थ्य सुधरेगा। ये लाभ आप सबको लेना चाहिए। तो सरदार सिंह जी ने आज बहुत अच्छा प्रसंग उठाया। इस बहाने आप सब तक ये मैसेज गया, हम सबको इसकी गहरी चिंता करनी चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज जी, आपने बहुत डिटेल में
इस पे अपना मार्गदर्शन दिया है। समझता हूँ सभी लोग इसको समझेंगे। और मैंने आरओ से मतलब मेरा वाटर ट्रीटमेंट से था, जैसे आपने बताया उबाल के भी ट्रीटमेंट हो जाता है। बहुत अच्छे तरीके से आपने सबको मार्गदर्शन दिया है। नमोस्तु। बहुत सुंदर, बहुत तेजल तन्वी मोनू अंकित जैन समस्त साथी परिवार भोपाल से, और उसके बाद में आज अपने बीच में प्रमाणित पाठशाला के बच्चे धनवंतरी जी ये पाठशाला इनके साथ कोई और हमारे साथ में प्रदीप जैन हैं गोटे गांव से, मिसेस प्रदीप जैन भी आई हुई हैं, राजाराम तिवारी हैं, यहाँ राजेंद्र राय हैं और भोजा साहू जी हैं। आप सबको सभी को आशीर्वाद बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ हाँ, अपना प्रश्न करें भोपाल में सभी साथीगण, और उसके बाद में धनवंतरी पाठशाला प्रमाणित पाठशाला तैयार रहेंगे सभी साथी। द्वय मरिराज के चरणों में नमोस्तु, छिलक जी के चरणों में इच्छामी। जैसे कुआं, तालाब और समुद्र का जल किसी को डुबाता नहीं है, क्योंकि जल ही जीवन है। डूबने से तभी बचते हैं जब हमें तैरना आता है, और तैरना आ जाने पर भरोसा भी बन जाता है कि अब हम संभल जाएंगे। इसी प्रकार शिष्य भी संसार सागर में डूबने से तभी बच सकता है जब उसे गुरु का मार्गदर्शन और विश्वास प्राप्त होता है। गुरुवर, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि गुरु केवल मार्गदर्शन ही नहीं देते, बल्कि शिष्य को अपने भीतर आत्मविश्वास और भरोसा जगाने का आधार भी बनते हैं? गुरु केवल आत्मविश्वास और भरोसा जताने का आधार नहीं बनते, गुरु शिष्य के पूरे जीवन को गढ़ देते हैं। वे हमारे जीवन के निर्माता होते हैं। पर यह तभी संभव है जब हमारे अंदर शिष्यत्व प्रकट हो। जब तक हम शिष्यत्व को प्रकट नहीं करते, तब तक गुरु की कृपा हम पर नहीं बरस पाती। नमस्ते महाराज। प्रमाणित पाठशाला धनवंतरी मनीषा जी जैन के नेतृत्व में, और उसके बाद में डडवाल परिवार, पूरा डडवाल परिवार यहाँ पर उपस्थित होंगे। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। पाठशाला जरूर। नमोस्तु महाराज जी। मेरा और मेरे परिवार और धनवंतरी नवर समाज की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोग प्रामाणिक पाठशाला से 3 साल से जुड़े हैं। हमें प्रामाणिक को बहुत बहुत आभारी हूँ मैं कि मेरे यहाँ प्रामाणिक के कारण पाठशाला संचालित हो पाई। मैं पहले यहाँ पाठशाला नहीं थी। प्रामाणिक से जब 3 साल पहले अर्चना दीदी और मंजू दीदी के सानिध्य में 2 अक्टूबर 2022 को हमारे यहाँ पाठशाला संचालन का कार्यक्रम किया, मैं बहुत खुश हुई कि हमारे यहाँ आज पाठशाला चालू हुई और 3 साल में बहुत कुछ सिखाया हमने बच्चों को, और हम और अधिक सिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पूरी तन मन धन से महाराज जी हम लोग बच्चों को चाहते हैं कि संस्कारित कर सकें, धर्म प्रभावना में लगे रहें। ऐसा आशीर्वाद दीजिए महाराज जी कि हम और हमारे बच्चे धर्म प्रभावना में लगे रहें। महाराज जी, प्रामाणिक की तरफ से 300 बच्चे और 10 शिक्षिकाएं ऑनलाइन 5 वर्षों में विशाल परिवार बना चुकी हैं। 1500 ऑनलाइन विद्यार्थी, 150 पाठशाला मेंटर्स हैं, 200 ऑफलाइन पाठशालाएं हैं, और शिशुशाला भाग 1, भाग 2, कुमारशाला की भाग 1, भाग 2 पुस्तकें चलाई जा रही हैं। 6000 शिशुशाला और 3000 शिशुशाला पुस्तकें हैं, और 5 क्रैश कोर्स और 50 लाइव शो कराए जा चुके हैं। प्रभावना एवं धर्म संस्कार आज हमारे बच्चों तक पहुंच रहे हैं, और यह यात्रा अभी भी जारी है। इस सफर में साथ देने वाले सभी सहयोगियों का हृदय से हम अनुमोदना करते हैं। यही आशा है कि आपका स्नेह और सहयोग आगे भी हमें मार्गदर्शन देता रहेगा। महाराज जी, मैं सवाल के लिए मनीषा जी को आमंत्रित। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कहा जाता है कि अच्छे कर्म करते रहो, अंत में भगवान को याद करो, आपका अगला भाव अच्छा होगा। पर महाराज श्री, आजकल के आधुनिक काल में देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ जाता है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। तो इनका अगला भविष्य, मतलब या तो उनका पिछला कर्म था या आगे का भविष्य, ये कैसे डिसाइड होगा कि क्या होगा? देखो, ये एक संयोग। कोई आदमी अल्प उम्र में चला गया, इसका ये अर्थ कभी नहीं समझना कि वो उसकी दुर्गति हुई। शास्त्र के विधान को आप सुनोगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। सचखंडागम में आया है
कि कोई जीव भवनवासी बेंतर और ज्योतिष के देवों से आया, मां के पेट में आया और 7-8 अंतर मुहूर्त में अपनी आयु पूरी करके वापस वहीं पहुंच गया। सौधर्म एहसान स्वर्ग से कोई जीव आया, यहां मनुष्य हुआ, 7-8 दिन में मर के पेट से ही परलोक पहुंच गया, जहां से आया वहीं चला गया। इसके ऊपर 12वें स्वर्ग तक का जीव 7-8 पक्ष में वापस जहां आया वहीं पहुंच गया। फिर उससे ऊपर 7-8 मास में जहां आया वहीं चला गया। और उसके ऊपर का अंतराल बताया 7-8 वर्ष का, जिसमें अनुत्तर और अनुदिश विमान भी हैं। यानी जहाँ केवल सम्यक दृष्टि ही जाते हैं, वहाँ से आने वाला भी सम्यक दृष्टि था और यहाँ से भी गया, यानी सम्यक दर्शन के साथ आया और सम्यक दर्शन के साथ गया। 8 वर्ष में जहाँ से आया वहीं चला गया। और वहाँ जाने के लिए मुनि बनना भी जरूरी है। तो 8 वर्ष का हुआ, मुनि बना और वापस अनुदिश अनुत्तर विमानों में चला गया। सटखंडागम में जब ये बात आई जघन अंतर की, तो आचार्य वीरसेन महाराज के सामने किसी ने सवाल खड़ा किया कि सम्यक दृष्टि तो अल्पायु हो नहीं होता, ये 8 वर्ष तो अल्पायु है। तो उन्होंने समाधान दिया, जिस आयु में संयम और सम्यक घटित हो जाए वो आयु अल्पायु नहीं होती। इसलिए महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम कितना जिए, महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जिए। तो इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, शास्त्र के इन वचनों पर विचार करना चाहिए और उसी अनुरूप अपना व्यवहार बनाना चाहिए। अतः कोई कितना जिया ये मत देखो, कैसे जिया ये देखो। संयोग हमारे अधीन नहीं है। अरे 25 साल में चला गया, मेरा कैसा दुर्भाग्य था, जो था सो था, तेरे हाथ में क्या है। चीजें बनती और बदलती है, उसको उसी अनुरूप देखना चाहिए। नमोस्तु महाराज। सप्तदिवसीय आपके पूरी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रामाणिक समूह को बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, सप्तदिवसीय प्रवचन श्रृंखला के आज के श्रावक श्रेष्ठी परिवार हर्षित जी सिंडे अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। आप लोग जोरदार तालियों से, जिन्हें आज यह सारथी बनने का, श्रावक श्रेष्ठी बनने का अवसर प्राप्त हुआ, हर्षित जी परिवार, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। उसके बाद में सिंगापुर से आज अपने बीच में प्रामाणिक पाठशाला की नेहा जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। मुनि श्री पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में भी नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में एक शामी। महाराज जी, मेरा आज का प्रश्न ये है कि जब जीव नवीन कर्मों का बंद करता है, जब जीव नवीन कर्मों का बंद करता है तो वो कितने समय के बाद उदय में आते हैं? जब जीव नवीन कर्मों का बंद करता है तो वो कितने समय के बाद उदय में आते हैं? करता है तो कितने समय के बाद उदय में आते हैं? देखिए, हम जो भी कर्म बांधते हैं सामान्य प्रक्रिया के तहत जितनी कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बनती उतने 100 वर्ष बाद, ठीक है। 70 कोड़ा कोड़ी है तो 7000 वर्ष बाद, ये सामान्य प्रक्रिया। लेकिन उधीर ना हो जाए तो एक आवली के बाद, एक आवली यानी कुछ सेकेंड के बाद। तो हम कर्म के कुछ अंश को कालांतर में भोगते हैं और कुछ अंश को तत्काल भोग लेते हैं, ऐसा समझना। नमस्ते महाराज। एनआरआई प्रमाणित पाठशाला से अपने बीच में सुदूर से नेहा जी जैन यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार ताली उनके लिए बजा दीजिए, जो प्रमाणित पाठशाला एनआरआई पढ़ाती भी है। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रही है और उसके बाद गणेश प्रसाद जी वर्णी लाडगंज पाठशाला तैयार रहेंगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से एनआरआई प्रामाणिक पाठशाला जो विदेशों में चल रही है,
उसको 2 दिन पहले 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और सभी एनआरआई टीचर्स और बच्चे मिलकर स्तुति पूर्वक हम अभी 2-3 घंटे बाद ही उसका आज सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो सभी टीचर्स के लिए मार्गदर्शन और बच्चों के लिए आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। और मेरा प्रश्न है कि अगर हम ऐसा समझते हैं कि भारत, यूरोप, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया ये सभी आर्यखंड में आते हैं, तो जब सूर्य हमारे तरफ वाला जो एक सूर्य हमारे इस तरफ आर्यखंड की तरफ आता है, तो हर जगह पे टाइम अलग अलग, दिन रात अलग अलग कैसे होता है? बीच में कोई पर्वत आ जाते हैं, उसका उल्लेख मुझे अभी तक नहीं समझ में आया है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्तु गुरु। पहले तो मैं चाहूँगा इस बिटिया का आप लोग जोरदार अभिनंदन करें और हमारी कोई बहन वहीं पर जाकर उनका स्वागत कर दे। ये लोग बहुत मेहनत कर रही है। सुनीता जी आप चले जाओ, वहीं जाके कर लो। और बहुत मेहनत कर रहे हैं ये लोग प्रामाणिक समूह को आगे बढ़ाने में और प्रामाणिक समूह की पाठशाला में। आप सबको ये सुनकर के हर्षित होना चाहिए कि ये लोग प्रोफेशनल हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करती हैं, खुद सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन वहाँ रहते हुए भी ये धर्म के लिए अपना समय निकालती हैं, बच्चों के भविष्य को गढ़ने के लिए ये लोग समय निकाल रही हैं। ये अकेले नेहा का सम्मान नहीं है, नेहा के माध्यम से पूरे प्रामाणिक समूह में अपनी सेवा और सहयोग देने वाले सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है। 5 साल से लगातार ये प्रक्रिया चल रही है और जैसा कल भी मैंने कहा था, जहाँ जहाँ प्रामाणिक समूह से जुड़ी प्रामाणिक पाठशाला है वहाँ बच्चे भाग भाग कर आते हैं। उनको इस तरीके से अनेक प्रकार की गतिविधियों के साथ वहाँ अध्यापन कराया जाता है। तो ये बहुत ही प्रेरणात्मक कार्य है। मेरा सभी को आशीर्वाद। अब रहा सवाल कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये सब आर्यखंड में ही आते हैं। आर्यखंड में आने का प्रमाण ये है क्योंकि वहाँ जिन धर्म है, अगर वहाँ भगवान नहीं जाते, मंदिर नहीं बनते, तो फिर भी हम सोचते आर्यखंड नहीं है। लेकिन जहाँ सम्यक्त के रत्नत्रय के साधन है, जहाँ आप लोग व्रत उपवास कर रही हो, वो आर्यखंड ही है। म्लेच्छखंड मत समझना। बस कमी केवल इतनी कि हम जैसे साधु वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, पर साधु भले न जा पाए, श्रावक तो जा रहे हैं। चतुर्विध संघ में एक भी चला गया तो तीर्थ का प्रवेश हो गया। अब रहा सूर्य और चंद्रमा का, दिन और रात का, तो ऐसा नहीं कहा कि जम्बूद्वीप के आर्यखंड में एक ही सूर्य होता है। जम्बूद्वीप में 2 सूर्य है ना, तो उससे आप गणित लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, वर्तमान की जो ग्लोबल व्यवस्था है ये बहुत गंभीर और चिंतन योग्य विषय है। मैं अनेक बार इस विषय पर प्रकाश डाला हूँ। ये व्यवस्था जो वर्तमान भूगोल है वो हमारे शास्त्र में वर्णित भूगोल के अनुरूप है ही नहीं। हमारे शास्त्र में जिस भूगोल का वर्णन है वह शाश्वत पृथ्वी का वर्णन है। शाश्वत पृथ्वी के अनुसार भोग भूमि में धरती एकदम फ्लैट थी, दर्पण की तरह। जब धरती भोग भूमि से कर्म भूमि के रूप में परिवर्तित हुई, 1 योजन ऊपर उठी। इससे इस जम्बूद्वीप के आर्यखंड में, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, केवल भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंडों में परिवर्तन होता है। 1 योजन धरती उठी तो इसमें अनेक क्षुद्र पर्वत और उपसमुद्र प्रकट हो गए, नदी नाले निकल गए। हम लोग कुलकरों के बारे में पढ़ते, वो संकेतात्मक है। उनका गहराई से आज दुर्भाग्य कि हमारे शास्त्र लुप्त हो गए, नहीं तो बहुत सारी चीजें होती। तो धरती में ये जो परिवर्तन आया, बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन था, एक भूचाल था। उससे ऊर्जा का विस्फोट हुआ होगा। हो सकता है जिन प्लैनेट्स को आज हम सूर्य चंद्र की तरह देख रहे हैं, उस प्राकृतिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हों। संभावनात्मक, शास्त्र में नहीं है लेकिन ऐसी संभावना है। ये पूरा सिस्टम ऐसा डेवलप हो गया हो। आज पृथ्वी गोल दिखने लगी, पृथ्वी भी एक उपग्रह की तरह दिखने लगा। तो इतनी सी पृथ्वी थोड़ी है, ये भरत क्षेत्र के आर्यखंड का एक हिस्सा है। तो इसलिए ये जो व्यवस्थाएं हैं इसको आगम से मिलाने की जरूरत नहीं है। जो साइंस कहता है उसको एक्सेप्ट करो और मन में बिठाल दो, हम आर्यखंड में रह रहे हैं, आर्यो जैसा जीवन जी रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। लॉर्ड
वर्णी दिगंबर जैन पाठशाला सभी शिक्षिका वर्ग और बालक वर्ग ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी दानपत्ती के नेतृत्व में। श्री गणेश प्रसाद वर्णी दिगंबर जैन रात्रिकालीन पाठशाला लाडगंज पाठशाला की सभी बहनें और सभी बच्चों की तरफ से दोनों मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी शुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी एक बालिका वर्ग क्वेश्चन कर सकता है और एक बालिका एक सवाल करो तो अच्छा है। महाराज जी जल्दी बोलो, पूछो, जल्दी पूछो। हाँ पूछो। नमोस्तु महर्षि जी, मैं जब भावना योग करती हूँ और जब मैं अपनी बॉडी को कमांड देती हूँ तो और फिर मैं ध्यान प्रमाण करती हूँ, उसके बाद ऐड आ जाती है तो आंखें खोलकर ऐड स्किप करनी पड़ती है, उससे सारी ऊर्जा बाहर निकल जाती है। तो बहुत अच्छी बात कही है। प्रामाणिक समूह को मैं कहूँगा कि भावना योग को ऐड मुक्त कीजिए और आप केवल प्रामाणिक समूह के उस पे जाइए। बहुत सारे लोगों ने भावना योग की कॉपी करके अपने अपने चैनल्स में उसे अपलोड कर दिया है, उस कारण ऐसा होगा। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप भावना योग को डाउनलोड कर लीजिए और डायरेक्ट अपना ले लीजिए। और महाराज जी ने एक बहुत अच्छी मेहनत करके एक चिप निकलवाई है, वो शायद आपको स्टॉल पर उपलब्ध है, वो ले लीजिए तो आप अपना उस डिवाइस के माध्यम से बिना मोबाइल के घर बैठे भावना योग कर लीजिए। आप सभी मुनिजनों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि जो हम पाठशाला में सीख रहे हैं वो आगे चल के हमारे जीवन में क्या काम आएगा? पाठशालाओं में जो सीख रहे हैं वो आगे चलकर हमारे जीवन में क्या काम आएगा? तुम्हारे जीवन को स्थिरता देगा, तुम्हें पाप से बचाएगा, तुम्हारे संस्कारों को दृढ़ करेगा, यही तुम्हारे जीवन में काम आएगा। ठीक है, चलो। अपने बीच में भाजपा नेता कमलेश जी अग्रवाल मंचासीन यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में आज गुणायतन ट्रस्टी इंदौर से लक्की संदीप जी गंगवाल उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करेंगे। इसके बाद महाराज जी के चरणों में नमन करता हूं। गुरुवर से मेरा एक सवाल है कि ये मेरा सौभाग्य है कि जब भी जैन समाज का कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो मुझे उसकी व्यवस्था करने का मौका मिलता है। शांति। हाँ, मुझे उसकी व्यवस्था करने का मौका मिलता है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है कि जब मैं उस काम को कराता हूं और जब बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं तो उसमें कई जीव जंतु भी खत्म होते हैं, तो मेरे मन में एक सवाल आता है कि मैं ये पाप का भागी बन रहा हूं या पुण्य का भागी बन रहा हूं। आप अपने साइटों पर जब मशीनें चलाते तब हिंसा नहीं होती क्या? तो उस समय सवाल क्यों नहीं उठाते? अच्छे कार्य में किया जाने वाला कोई भी कर्म बुरा फल नहीं देता, समझ गया? इसलिए इसका विकल्प न करें और एक बार भाई अग्रवाल का जोरदार अभिनंदन करें। बहुत बहुत सुंदर। ओ मधुओ, अगले सवाल के लिए संदीप जी खड़े हों उससे पूर्व, जैसा आप सबको जानकारी है आने वाले दिनों में कार्यक्रमों की झड़ी लगी हुई। क्या बात है? सिद्ध चक्र महामंडल विधान की प्रविष्टियां इनके टारगेट से 2 गुना हो गई। नाम तो अभी भी आ रहे हैं, मैंने मना नहीं किया है, लेकिन जो व्यवस्था बनेगी उसकी तहत व्यवस्था बनेगी। विधान से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। एक भाई आज आहार के बाद मेरे पास आए और कहा महाराज जी अब विधान में बैठूं या न बैठूं, मैं 1 दिन की पूरी द्रव्य सामग्री दूंगा। और जब उन्होंने कहा तो फिर दूसरे ने भी कह दिया। आज हमारे बीच महेश दिगंबर हैं दमोह से, इन्होंने 1 दिन की पूरी द्रव्य सामग्री, आ जाओ ऊपर आ जाओ, इनका सत्कार भी कर दो। और दूसरे जयपुर मार्बल वाले लल्ला भाई राजकुमार, उन्होंने भी अपनी भाव व्यक्त किए हैं। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, लोगों को किसी न किसी रूप में जुड़ना चाहिए। 2 मिनट रुको। और इसके साथ विधान की प्रक्रिया अपनी तहत है, लोग जुड़े और विधान के मुख्य मंडलों में अब किसको भागीदार बनना है वो देखे, जो पूरे इतने बड़े विधान के पुण्यार्जक होने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 4 प्रमुख मंडल होंगे और 2 उसके बाजू के मंडल होंगे। इनके चयन की प्रक्रिया तो हम तय करेंगे,
लेकिन इसमें किनको भागीदार बनना है वह कमेटी से बात कर ले, ये उनसे पूछे जिन्होंने अतीत में विधानों में ऐसे सम्मिलित हुए। दूसरी बात, आने वाले 25 तारीख को भावना योग का जो एक विराट कार्यक्रम रखा गया है, आप उस कार्यक्रम में अपनी पूर्ण सहभागिता देंगे जो स्टेडियम के मैदान में होना है, और सब लोग अभी से अपने अपने संपर्कियों को उसकी सूचना दें ताकि आपके साथ आप जितने अजैन मित्रों को आप ला सके, जैन समाज के लोगों को ला सके, सब लोग अपने अपने सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से उस उपक्रम को आगे बढ़ाएं। तीसरी बात, आने वाले 20 तारीख को जैसे कल डॉक्टर बिमल जी ने कहा था, एमएसएमई के तहत भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों को जो लोन की सुविधाएं दी है वो कैसे ले सकते हैं और किस तरह आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। 2 बजे से एक वर्कशॉप, नवीन जी जानू क्या नाम है, वो जो भी नाम है आपको बता दिए जाएंगे। एक पूरा इसके केंद्रीय कमेटी के भारतीय जैन संगठन बीजीएस के प्रमुख जो देश विदेश में घूम घूम करके ये कार्य कर रहे हैं, राजकुमार जी आगे उनका सत्कार कर दीजिए। वो एक उप कार्यक्रम आप सबके लिए देंगे। आप मंगलवार के दिन यहाँ 2 बजे से पधारेंगे, उस दिन 2 बजे से 5 बजे तक का ये कार्यक्रम चलेगा, इसलिए उसी में शंका समाधान होगा और उनका वर्कशॉप होगा। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे व्यवसाय करें, 50-50 करोड़ रुपए तक की लोन जिसमें 25% सब्सिडी का प्रावधान है। सरकार की नीतियों का हमारी समाज के लोग फायदा नहीं उठा पा रहे, तो फायदा उठाए। एक बार राजकुमार जी का भी जोरदार अभिनंदन कर दें जिन्होंने खुद, हाँ निरंजन जी अहमदाबाद से आएंगे उस कार्यक्रम के लिए, तो जो भी है उसकी जानकारी आप सबको मिलेगी। ये सारे कार्यक्रमों को जोड़ते हुए आप सब लाभान्वित हो, निश्चित वो आपके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। समय बचा है? हाँ लक्की संदीप जी गढ़वाल इंदौर से अपने बीच में, और उसके बाद में आज रांची से दिगंबर जैन समाज महिला मंडल पाठशाला सभी वर्ग के लोग सभी रांची से आए हैं, पूरी समाज आई है। वे गुरु चरणों में अपना निवेदन और अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। वहीं से गुरु जी के चरणों में मेरा नमोस्तु, मेरे पूरे परिवार का नमोस्तु। मेरे पिताजी 10 प्रतिमाधारी हैं और पूरा परिवार एक पारिवारिक संसारी माहौल में रहता है। हमारा परिवार सब अलग अलग है और हमारे बच्चे भी सब अपने अपनी जगह अलग अलग हैं। हम उनको ऐसे कैसे दूर से संस्कार अच्छा दें कि हमारा जो पिताजी का संस्कार है वो सभी बच्चों में ऑटोमेटिक अपने आप समय समय पर अपने पिताजी के पास लाते रहो, उनसे मिलवाते रहो और गुरुओं के चरणों में लाते रहो, संस्कार आप हो जाएंगे। एक जन बोलेंगे जल्दी से। हेलो, मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ पर उपस्थित है लल्ला जी, आ जाए आगे। हाँ बोले। मुनिश्री, यदि समाज में विघटन हो, अनुकूलता हो, अहम की भावना की लड़ाई हो, उसका क्या कारण है और उसका क्या निवारण है? फिर से। समाज में यदि विघटन हो और अहम की लड़ाई हो, उसके क्या कारण हो सकते हैं और उसका क्या निवारण हो सकता है? भैया जो भी कारण हो गुरु चरणों में ले आओ, 2 को 1 करा जा सकता है। बहुत बहुत आशीर्वाद। राजकुमार जी लल्ला वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, उसके बाद में शैलेश जी आदिनाथ तैयार रहेंगे। अमित जी पड़रिया भी साथ में हो जाए। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज। सवाल करो सीधे सीधे अपना। नमोस्तु, सभी को नमोस्तु। महाराज जी, एक प्रश्न हमारे मन में बहुत दिनों से खटक रहा है और वो हम समाधान नहीं पा रहे हैं। वो ये है कि आत्मा क्या है, आत्मा क्या होती है? कई बोलते हृदय से आत्मा बोलती, कई बोलते कुछ है। आत्मा किस स्थिति में किस वस्तु को कहते हैं ये अभी तक समझ में नहीं आया। देखो, दूध में घी होता है कि नहीं? दूध में घी होता है कि नहीं? जी हाँ। कहाँ रहता है? दूध में। पूरे दूध में कि कोई हिस्से में? एक पूरे दूध के हिस्से में। तिल में तेल होता है कि नहीं? जी हाँ। कहाँ होता है? पूरी तिल में। सोना में, सोना के पत्थर में सोना होता है कि नहीं? जी। कहाँ होता है? पूरे तिल, पूरे सोने इसी तरह हमारे शरीर में आत्मा है। कहाँ है? पूरे शरीर में। चलो हेलो शैलेश जी। शैलेश जी आदिनाथ, अमित जी पड़रिया अगली सूचना के लिए। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, विश्व प्रसिद्ध भावना योग
पूरे देश में कई बार आयोजित हो चुका है। जबलपुर में हम ये आयोजन बड़े स्तर पर राइट टाउन स्टेडियम में पहली बार 25 तारीख को करने जा रहे हैं। हम सभी में तो बहुत उत्साह है, लेकिन जो लोग शामिल होने वाले हैं उनमें भी बहुत उत्साह है और वो चाहते हैं कि भावना योग में क्या होता है, कैसे भावना योग होता है और इससे क्या लाभ मिलते हैं, थोड़ा सबको जानकारी मिल जाए आपके माध्यम से। देखिए, भावना योग एक अभिनव प्रयोग है जो हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करता है। हम अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य को अगर ठीक करना चाहते हैं तो भावना योग करें। भावना योग कोई धार्मिक क्रिया नहीं, ये हमारे जीवन के सर्वविध स्वास्थ्य को, जीवन को पूरी तरह स्वस्थ रखने का एक प्रयोग है। समग्र जीवन के स्वास्थ्य का आधार है। जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं, भावना योग करें। तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करने का ये अभिनव प्रयोग है भावना योग। आप लोगों ने भावना योग का एक सर्वव्यापी शिविर रखा है। मैं सभी से कहूँगा वो शिविर में अटेंड करें। जिनको इसकी सूचना नहीं है उन तक वो सूचना पहुँचाए और आप एक बार प्रत्यक्ष होकर के भावना योग कीजिए। देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। आज हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई बीमारी है, चाहे वो तन की हो चाहे मन की हो। हम उन सब बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं यदि भावना योग को ठीक तरीके से करते रहें। ये जो आप लोगों ने कार्य किया है, जिसमें जीतो भी बहुत उत्साहित होकर के आगे आ रही है, आप सब मिलजुल करके इसे अच्छे ढंग से संपन्न करें ताकि सभी लाभान्वित हो। ओम शांति। बोले परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर प्रमाण सागर जी महाराज की। अमित भाई को सूचनाएं दे रहा। और जैसा कि इस शहर में अब ये लोगों तक खबर पहुंच चुकी है कि इस 25-30 साल का इतिहास जो हम सारे लोगों ने देखा, 40 साल का इतिहास देखा, इस इतिहास का सबसे बड़ा सिद्ध चक्र महामंडल विधान अब मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री के सानिध्य में होने जा रहा है। और कल्पना तो यह की थी कि 108 मंडल पर विधान होगा, लेकिन मुनि श्री के आशीर्वाद से ये बढ़ते बढ़ते 200 की संख्या को भी पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये विधान इस शहर का सबसे बड़ा सिद्ध चक्र महामंडल विधान होने जा रहा है। बहुत सारे लोग मुनि श्री के चरणों में आकर के कह रहे हैं कि किसी की विदेश यात्रा के लिए टिकट पहले से हो गई है, कोई ये कह रहा महाराज श्री कोई जरूरी काम से मुझे जाना था तो मैं सिद्ध चक्र महामंडल विधान का पुण्य कैसे कमा पाऊं। तो महाराज श्री ने उन सबको अब आशीर्वाद दे दिया है कि एक एक दिन की विधान की द्रव्य का पुण्यार्जन करके भी आप सिद्ध चक्र महामंडल का पुण्य कमा सकते हैं। और एक दिन के लिए जिन्हें सिद्ध चक्र महामंडल विधान की द्रव्य का पुण्यार्जक बनना है, 5,51,000 रुपए की राशि उसके लिए निर्धारित कर दी गई है। मैं निवेदन करूंगा कि 2 नाम तो आ चुके हैं, मात्र 6 नाम शेष बचे हैं। जल्दी से जल्दी ये नाम और पहुंचा देना। 5,55,000 रुपए की राशि निर्धारित है। 8 नाम चाहिए थे, 2 नाम आ चुके हैं, 6 नाम शेष बचे हुए हैं। कोई 6 बड़भागी होंगे जो द्रव्य का पुण्यार्जन करके एक दिन की द्रव्य का वो सातिशय पुण्य संचित करेंगे। और साथ ही साथ में एक निवेदन और आप सबसे करने जा रहा हूं, जिन्होंने मंडल के लिए अपने नाम लिखाए हैं, सुबह तक अपनी राशि जमा करा करके अपना मंडल सुनिश्चित करा लें। सबसे पहले जो 108 लोगों की राशि आ जाएगी उनके नाम वहां पर निश्चित कर दिए जाएंगे। बाकी जिन लोगों की भावनाएं मंडल के लिए हैं, आप नाम लिखा करके राशि जमा करते रहे। 108 से अधिक जितने ज्यादा से ज्यादा नाम होते चले जाएंगे, मुनि श्री के आशीर्वाद से सबको विधान में समायोजित किया जाएगा, सबके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी, क्योंकि यह विधान संस्कार धानी जबलपुर का सबसे बड़ा सिद्ध चक्र महामंडल विधान होने जा रहा है। हम सारे लोग पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं।